हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में हम 2024 का प्रश्न पत्र लेकर चल रहे हैं। 2024 का रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र सैद्धांतिक जो आपका है, मैक्सिमम मार्क्स 70 है। 3 आवर्स का आपका टाइम ड्यूरेशन होगा। निर्देश सबसे पहले आप लोग पढ़ लेते हैं, जहां पर आपको बताया गया है इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं, यानी सभी आपको करने हैं। प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम, यानी कि जहां पर क्वेश्चन होगा उसी के सामने उसका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो लिखा गया होगा। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्प प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न संख्या 2 से 5 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, यानी पहला जो है वो एमसीक्यू है, जहां पर आपको क्वेश्चन दिया जाता है और उसके लिए आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है ना। तो उनमें से एक कोई ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना होता है। चलिए, देन दूसरा प्रश्न संख्या 2 से 5 तक निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन है, क्योंकि एक वहां पर आंसर आपका आएगा। प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 2 से 5 तक 1 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 6 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न हैं और प्रश्न संख्या 16 से 23 तक 3 अंक के हैं। प्रश्न संख्या 24 से 26 तक 4 अंक के प्रश्न है, जिसमें प्रश्न संख्या 26 केस स्रोत आधारित प्रश्न है, यानी कि केस सोर्स या केस स्टडी जिसे आप कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन दिस क्वेश्चन पेपर, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन फ्यू क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द गिवन चॉइस इन सच क्वेश्चन, ठीक है ना। इस प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जो आपके कुछ कुछ प्रश्न होंगे उनमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो उनमें से आपको कोई एक ऑप्शन करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है फैट सॉल्युबल विटामिन इज, ठीक है ना। फैट सॉल्युबल विटामिन इज, इनमें से कौन सा आपका फैट सॉल्युबल विटामिन होगा। तो जितने भी विटामिन होते हैं उनको आप दो तरह से बांटते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल आपके होते हैं। तो इनमें से आपको पता है फैट सॉल्युबल आपके क्या क्या होते हैं। ए डी ई के, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो आपका आंसर क्या है? विटामिन ए, ठीक है, ये आपका फैट सॉल्युबल होता है। ख है आपका K4FeCN6 में Fe की उप सहसंयोजन संख्या क्या है। तो उप सहसंयोजन संख्या क्या है? ये जो सेंट्रल मेटल है आपका, ये वाला, ये कितने और आयन से परमाणुओं से आपका जुड़ा हुआ है। तो कितनों से जुड़ा है? 6 CN से जुड़ा है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन जो नंबर होगी वो क्या होगी? आपकी 6 होगी, ठीक है ना। इस तरह से आप इनको निकालेंगे। नेक्स्ट है आपका ग, निम्न में से किसकी इकाई या मात्रक नहीं होती है, ठीक है। तो मोलरता का भी है, मोललता का भी है और नॉर्मलता का भी होता है। मोल प्रभाज का नहीं होता मात्रक। क्यों? क्योंकि मोल प्रभाज क्या है? मोलों का की संख्या का अनुपात। तो अनुपात जहां पर भी आप निकाल रहे हो सेम यूनिट्स आएंगी ऊपर नीचे, क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, मोलों की संख्या है, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसका कोई यूनिट नहीं आता है। घ आपका एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। एस्टरिफिकेशन आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। एस्टरिफिकेशन में क्या होता था? एस्टर की फॉर्मेशन होती थी। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपका आपस में जुड़ करके एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको ही एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। ओके, चलिए इनको नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो वेग स्थिरांक की इकाई होती है सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता निर्भर करती है, इनमें से किसमें निर्भर करती है बताओ? विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, एसी स्रोत की शक्ति पर, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर, या इलेक्ट्रोडों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो ये विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करती है, कंडक्टिविटी ऑफ
एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्या प्रकृति है इलेक्ट्रोलाइट की उस पर निर्भर करेगी। देन 6 जो है आपका एमीन, जिसे गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा बनाया जाता है, अमाइन दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो प्राइमरी अमीन आपके प्रोड्यूस होते हैं कब, जब गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस होती है, थैलेमाइड लिया जाता है वहां पर और अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलिए इन दोनों को नोट करेंगे। सीधे सीधे एमसीक्यूज में आपको कुछ नहीं करना होता है, जो आपका आंसर होगा बस वही आपको लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इज कॉल्ड। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की बेंजीन के साथ अभिक्रिया कहलाती है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रियाएं होती है, एक एल्काइलेशन वाली होती है आपकी और एक एसाइलेशन होती है। एल्काइल ग्रुप के साथ होती है तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाता है। एसाइल ग्रुप जब भी होता है तो आपका, तो उसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, तो इनको समझिए। प्रश्न संख्या 1 के अगले भाग 2 खंडों में 2 कथनों को अभिकथन ए तथा कारण 2R के रूप में चिन्हित किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तथा फोर्थ में से चुनकर इनका सही उत्तर दीजिए। इन नेक्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 देयर आर 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज assertion A and reason R from the following questions first, second, third and fourth सेलेक्ट देयर करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट है आपका ए तथा आर दोनों सही है। देखो होगा क्या यहाँ पर, अगर सपोज ए सही है आर गलत है तो उस हिसाब से आप इसमें से चुनेंगे, मतलब क्या हो रहा है वो आपको बताना है। तो अभिकथन ए कह रहा है डी और एफ ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं और कारण क्या है उसका कि इन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इसमें से देखिए ऑप्शंस में से पहला कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है। क्या ये दोनों बातें सही हैं? अगर सही है तो फिर ये ऑप्शन है। लेकिन इसके आगे का सेंटेंस क्या कह रहा है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आर जो है वो इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये ऑप्शन सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं, ठीक है। परंतु आर जो है वो ए की सही से व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है आपका ए सही है परंतु ए तो करेक्ट है लेकिन आर कैसा है, गलत है। और फोर्थ कह रहा है कि केवल ए तथा आर दोनों जो ए तथा आर दोनों है वो गलत है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ए सही है ये वाला तो करेक्ट है लेकिन आर जो है वो गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है फोर्थ कह रहा है ए और आर दोनों ही आपका गलत है, ठीक है। तो एक ये दूसरी स्टेटमेंट आपके पास है, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड जो है वो कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। क्या कहा गया, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड जो है वो कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। और आपको बताना है कि क्या ये दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, या ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पाता है, ए सही है परंतु आर गलत है और ए तथा आर दोनों ही गलत है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये आप होमवर्क पे करके लाएंगे, इसमें करके लाएंगे होमवर्क पे, फिर मैं आने वाले सेशन में बताऊंगी आपको कि आपको किस तरह से, क्योंकि आपने सब पढ़ रहे हैं, आपने ये डी और एफ ब्लॉक के जो रंगीन तत्व हैं उनके बारे में पढ़ा है कि क्यों वो कलर शो कर रहे हैं, आपने फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शंस देखी हैं। तो ये बहुत बेसिक सा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये भी आपका एमसीक्यूज के अंतर्गत ही आता है। सेकेंड है आपका मोलरता का सूत्र लिखिए, ठीक है। मोलरता क्या होती है, मोलरता होती है जब आप बोलते हैं कि आप आयतन आयतन ले रहे हैं विलयन का और उस आयतन में आप किसको देखते हैं, विलय की मोलों की संख्या को देखते हैं, तो वही आपकी मोलरता हो जाती है, ठीक है। तो मोलरता का सूत्र क्या है आपका, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। नोट करिए। चलिए
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, गैल्वेनिक सेल के किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है? इन विच इलेक्ट्रोड ऑफ अ गैल्वेनिक सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा था जब भी हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे थे, या विद्युत रासायनिक सेल आपका गैल्वेनिक सेल है, उसी का एग्जांपल आपने देखा था डेनियल सेल। तो आप इस तरह से बोल रहे थे कि इधर आपकी क्या है, एक इलेक्ट्रोड है, इधर आपने दूसरी इलेक्ट्रोड, दोनों को उनके विलयनों में इस तरह से डुबो करके रखा जाता है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड में आप एनोड की बात कर रहे थे और इस पर कैथोड की बात कर रहे थे। तो जो एनोड होती है उस पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये आपकी जो कैथोड है इस पर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन। यहाँ पर आपका सॉल्ट ब्रिज होता है, इस तरह से कुछ आप दिखाते थे। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, जिसका एक एग्जांपल डेनियल सेल हम लोगों ने लिया। तो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किस पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। ठीक है ना, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उप सहसंयोजी यौगिक CuNS3 SO4 का IUPAC नेम लिखिए। ठीक है, तो इसका आपका IUPAC नेम क्या होता है, सबसे पहले आप इसका नाम लिखेंगे। जो ये अमाइन ग्रुप है आपका, कितने हैं, 4 हैं, तो टेट्रा अमाइन। ठीक है, देन कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड, सल्फेट। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग लिखिए। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है आपका। ठीक है, क्या होता है, स्कर्वी। ओके, चलिए, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड आपका बताओ जल्दी। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं आपके, ये जैव अणु होते हैं। ठीक है, जो जीवित कोशिकाओं के, आपके जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो वही आपको लिखना है, न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु हैं जो जीवित कोशिकाओं के नाभिक में, ठीक है, किस किस के रूप में होते हैं आपके, न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में, नाभिक में क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, डीएनए, आरएनए। ठीक है, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से, डीएनए हो गया आपका एक, और दूसरा हो गया आपका आरएनए। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए, और कार्य क्या क्या है इसके, पहला है प्रतिलिपिकरण, सेल्फ रेप्लिकेशन, और दूसरा आपका क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल है आपका, सोल्यूशन चैप्टर का, बेंजीन का क्वथनांक
353.23 केल्विन, यानी कि आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इतना है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक बढ़कर कितना हो जाता है? 354.11 के हो जाता है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करिए और बेंजीन के लिए जहां पर आपको केवी, जो क्या होगा आपका क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक आ रहा था ना आपका, केवी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है विलेय का मोलर द्रव्यमान। ओके, ये क्वेश्चन करेंगे, या इसके अथवा में आपको परासरण दाब बताना है या फिर राउट का नियम को समझाना है। ओके, चलिए तो ये न्यूमेरिकल हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है आपके पास, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करिए। बेंजीन के लिए केबी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, या इसके और में आपके पास क्वेश्चन है, या तो आप परासरण दाब और राउट के नियम के बारे में, इन दोनों के बारे में बताएंगे, या फिर ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग पहले न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया था? बेंजीन का आपके पास क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन TB नॉट इज इक्वल टू 353.23 केल्विन। ओके, देन जब सोल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन TB इज इक्वल टू 354.11 केल्विन। ठीक है, और क्या दिया गया है यहाँ पर? सोल्यूट का आपके पास भार दिया गया है, जिसको आप क्या बोलते हैं? W से दिखाते हैं। ठीक है ना, गिवन मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1.80 ग्राम। ठीक है ना, एंड इसमें 90 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया, तो विलायक का, सॉल्वेंट का भी आपके पास मास है, मास ऑफ बेंजीन और सॉल्वेंट, वो कितना बोला था उसने? 90 ग्राम बोला था। ठीक है, ये चीजें आपके पास, और केबी की वैल्यू भी है आपके पास। केबी इज इक्वल टू 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, केल्विन किलोग्राम मोल। ओके, ये सारा डेटा आपके पास दिया गया है, और आपको क्या निकालना था वहां पर? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कैलकुलेट क्या करना है आपको? आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जिसको आप MA भी लिखते हैं, MB भी लिखते हैं। ठीक है, सोल्यूट के लिए आप B यूज कर रहे हैं, वो आपको कैलकुलेट करना है। चलिए, यहां से पहले डेल्टा TB की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो वी नो दैट डेल्टा TB क्या है? कि कितना क्वथनांक में आपका क्या हुआ है? यहाँ पर उन्नयन हुआ। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। ठीक है, तो 354.11 माइनस 353.23। ठीक है, कितना आया आपका? 0.88 केल्विन। ये एलिवेशन आ गया, डेल्टा TB की वैल्यू आ गई। चलिए, तो ये आपने बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल किए हैं इसके। आपका MB इज इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। MB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू WB अपॉन डेल्टा TB इंटू WE। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करिए। KB की वैल्यू निकालिए आपने, KB की वैल्यू दी गई थी 2.53। ठीक है ना, तो वो आप यहाँ पुट करेंगे
2.53 इंटू 1000 इंटू W भी था 1.80 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी भी आपने निकाला 0.88 इंटू 90। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे इसे, मोलर मास ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू जितना भी आप कैलकुलेट करेंगे ग्राम पर मोल। ओके, तो सॉल्यूशन से मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना, न्यूमेरिकली। तो ये जैसे आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपने क्या बोला था, आप पढ़ रहे थे ना जब आपने बोला शुद्ध विलायक जो है उसका क्वथनांक में क्या होता है, जब उसमें सल्यूट ऐड किया जाता है जो नॉन वोलेटाइल है तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक टेम्परेचर आपको देना पड़ रहा है वाष्प दाब को प्राप्त करने। ओके, चलिए, इसके अथवा में आपके पास क्या है, क परासरण दाब के बारे में लिखना है और ख आपका है राउल्ट का नियम लिखना है। तो पहले परासरण दाब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो परासरण दाब आपका क्या होता है, आपने बोला था दो अलग अलग सांद्रता के सपोज विलयन है, या फिर कभी कभी आप बोलते हैं एक विलयन है दूसरा शुद्ध विलायक है। तो वहां पर होता क्या था कि आपका एक जगह से दूसरी जगह को विलायक का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि जिधर सांद्रता कम है उधर से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कणों का प्रवाह होता है, ठीक है ना। तो आप बोल रहे हो सपोज यहाँ उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता का मतलब क्या है, यहाँ सोल्यूट अधिक मात्रा में होगा, और यहाँ निम्न सांद्रता है सपोज, ठीक है, ये निम्न सांद्रता है विलयन है और ये उच्च सांद्र विलयन है, ठीक है। तो इन दोनों को सपोज हमने यहाँ मिला दिया, ठीक है ना। तो यहां से आपका क्या होता है, इधर को आपका विलायक का गमन होने लगता है। इसको इस प्रकार से बना लो, यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये दोनों अलग होते हैं, ये निम्न सांद्रता का हो गया और ये आपका उच्च सांद्रता का हो गया, ठीक है। उच्च सांद्रता वाले विलयन पर आरोपित बाह्य दाब जो विलायक के प्रवाह को अर्धपारगम्य झिल्ली से रोक दे। परासरण दाब कहलाता है, या आप क्या कहते हैं इसको, परासरण के विपरीत लगाया जाने वाला दाब जो किसको रोक रहा है, परासरण को रोक रहा है। तो परासरण इधर हो रहा था ना, तो आपने इधर से दाब लगा दिया तो परासरण रुक गया। तो परासरण के विरुद्ध जो कार्य कर रहा है उसको परासरण दाब कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राउल्ट का नियम एक बार होमवर्क में देख करके आएंगे आप लोग, ठीक है ना। और एक और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है होमवर्क के लिए उसको भी आप लोग लिख के करके आएंगे, ठीक है। FeCN6-3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, लिगेंड को एक उदाहरण सहित समझाइए। ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार होमवर्क में देख कर आएंगे। राउल्ट का नियम हो गया, 8th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर आने वाले सेशन में हम इस क्वेश्चन पेपर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन पर भी हम लोग बात करेंगे। बाकी आपका अभी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।